प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष निशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। आप अगर अपनी जन्म कुंडली का निशुल्क अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आपको एक ही कार्य करना है। आप अपनी जन्म की तारीख, समय और स्थान और साथ में अपना एक प्रमुख प्रश्न, जितनी भी वीडियो आपको प्रतिदिन दी जाती है उन्हीं में आपको केवल कमेंट करना है। आप ऐसा प्रतिदिन किया करें जिससे आपके चयन होने की संभावना बढ़ जाए। फिर प्रत्येक रविवार या उसके ही आसपास आपको जन्म कुंडली के अध्ययन का वीडियो मिलेगा, जिसमें 3 जन्म कुंडलियां ली जाती है, जिसमें आपको उन जन्म कुंडलियों का अध्ययन भी बताया जाता है और उनसे जुड़े जो प्रश्न होते हैं उसकी जानकारी भी दी जाती है। तो इसलिए आप अगर अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो ये कार्य आप करते रहे, शीघ्र ही आपका भी चयन होगा तो आपको भी जानकारी मिल जाएंगी। बाकी आइए अभी हम बिना विलंब के आज जो 3 जन्म कुंडलियां चयन की गई है उनका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले एक जातक की जन्म कुंडली आप देख ही पा रहे हैं। इनकी जो जन्म कुंडली बनी है सिंह लग्न की और मिथुन राशि की कुंडली बनती है। देखा जाए तो सिंह लग्न मिथुन राशि दोनों का प्रभाव या तत्व तो मेल नहीं खाता, या ये भी नहीं बोल सकते कि राशि और लग्न के स्वामी बहुत मित्र होते हैं। बुध तो सूर्य को मित्र मानते हैं लेकिन सूर्य बुध को मित्र नहीं मानते, इसलिए थोड़ा सा मिला जुला प्रभाव रहता है। ऐसे में व्यक्ति को जीवन में संघर्ष अधिक करना पड़ता है। यहाँ एक बात अच्छी है कि देखिए लग्न का स्वामी लग्न में है, जो कि जीवन में तरक्की के लिए अच्छा रहता है। लेकिन मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर जन्म कुंडली में उस दिन आपका जन्म हुआ है जिस दिन सूर्य ने राशि परिवर्तन किया है तो वो सूर्य कमजोर होता है। इसे संक्रांति दोष कहा जाता है। वैसे तो इसकी विधिवत शांति भी की जाती है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपका जिस दिन सूर्य ने राशि परिवर्तन किया है उसी दिन का जन्म है तो आपको सूर्य की आराधना करते रहना चाहिए। सूर्य को अर्घ देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सात्विक जीवन व्यतीत करना, ये कार्य आपको जोड़ के रखना चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि इससे आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही होंगी उसमें कमी आ जाएंगी। क्योंकि एक बात आप देखेंगे, जिनका भी जन्म संक्रांति के दिन होता है, संक्रांति से अर्थ मकर संक्रांति से नहीं है। माह में हर माह जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि की ओर जाता है तो उसे संक्रांति कहा जाता है। जैसे यहां आप देख रहे हैं सूर्य 0 डिग्री पर है और 0 डिग्री पर ये सूर्य परिवर्तन करके बस जस्ट इस राशि में आया ही है। इसीलिए यहां पर ये जो सूर्य का प्रभाव है इस तरह का बन गया है कि जिसके चलते इन्हें जीवन में संघर्ष और जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना कई बार करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस जातक को आवश्यकता की बात यही है कि सूर्य के लिए सूर्य को बलवान ऐसा जातक करता रहे तो अच्छा परिणाम मिलता है। यहां पर फिर बुध भी लग्न में है। बुध इस कुंडली में आप जानते हैं बहुत ही धनदायक ग्रह बनते हैं, क्योंकि दोनों ही लाभ और धन, जो दोनों ही धन से जुड़े डिपार्टमेंट है, उनका स्वामित्व तो ये बुध रखते हैं। इस कारण से ये बुध जीवन काल में धन अच्छी मात्रा में दिलाने का प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जो जातक के लिए शुभ रहता है। हाँ, ये अवश्य है कि देखिए वक्री हो जाने से बुध के कुछ असर में कमी जरूर आ जाएंगी। हाँ, ये है कि देखो सूर्य के पास में है, अगर अस्त हो जाते तो निश्चित ही इसके शुभ प्रभाव में वृद्धि होती, लेकिन चूंकि अस्त नहीं हुए हैं तो इसीलिए थोड़ा इसका प्रभाव मिला जुला रहेगा। धन आ तो जाएगा लेकिन कई बार बचे नहीं, या व्यर्थ में खर्च हो, नुकसान हो, ये संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। इसके बाद अगर आप देखें तो कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु है। ये गुरु यहाँ पर कारक ग्रह बनते हैं, अच्छे ग्रह बनते हैं, इसीलिए इनको जीवन काल में अच्छे कार्यों से, ईमानदारी के कार्यों से जोड़ कर रखते हैं। हालांकि आप इस देख पाते हैं इस गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि है और ये दृष्टि कई बार पारिवारिक सुखों में कमी लाती है। कुछ जैसे पंचम भाव संतान का भी है तो संतान से भी कई बार दूरी या विच्छेद को बढ़ाने का काम कर सकती है। अब देखा जाए तो वैसे चतुर्थ भाव में गुरु होता है तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे जातक का जन्म जिस घर परिवार में हुआ है, जिस कुटुंब में हुआ है, वहां पर पहले भी हो चुका है, उसी घर परिवार में फिर से ऐसा व्यक्ति लौट कर आया है। तो इसके चलते क्या देखने को मिलता है कि जातक के ऊपर ईश्वर की, पूर्वजों की कृपा बनी रहती है। कम से कम विपरीत से विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति अपने आप को बचा लेता है, ढाल लेता है और अपनी सुरक्षा कर लेता है। तो ये एक अच्छी स्थिति है गुरु की। ये गुरु शनि को देख करके करियर में नाम प्रदान करता है, जातक अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी पहचान भी बना पाता है, तो उस दृष्टिकोण से ये प्रभाव अच्छा है यहाँ पर।
भले ये शनि बहुत कारक नहीं होते, दशम भाव में होकर व्यक्ति को बहुत संघर्ष करवाते हैं, तब जाके नाम प्रदान करते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं यही कहूंगा कि जो स्थिति है वो फिर भी इस प्रकार की तो है कि इन्हें अच्छा परिणाम मिले और शुभ स्थिति प्राप्त हो। फिर एक और बात देखिए यहाँ पर कि राहु और मंगल कुंडली के छठे भाव में है। अभी छठे भाव के राहु मंगल शत्रु हंता योग बनाते हैं, विरोधियों से रक्षा करते, जातक को ऊंचाई प्रदान करते हैं, अपने कार्य में जातक रिस्क लेकर आगे बढ़ता है, कर्ज आदि हो जाता है। मंगल छठे में होते हैं तो कर्ज की मात्रा बढ़ती है, लेकिन जातक कर्ज से बाहर भी निकल पाता है अपने ही दम पर। यहाँ एक और बात है, देखिए राहु और मंगल समान अंश पर है, जिसके चलते मंगल की पूरी एनर्जी खराब हो जाएंगी और वो एनर्जी ले लेंगे यहाँ पर राहु। अब छठे भाव में अगर आप देखेंगे तो राहु मंगल की ऊर्जा विरोधियों के लिए, शत्रुओं के लिए तो इन्हें अच्छा प्रभाव प्रदान करेंगे कि ये मजबूत रहेंगे, किसी से डरेंगे नहीं, शुभ स्थिति में सब परेशानियों का डटकर सामना कर लेंगे। लेकिन परेशानी की बात ये रहेगी कि चूंकि छठा भाव बहुत बलवान हो रहा है इन ग्रहों के कारण, तो सप्तम भाव की हानि ये करने का काम करेंगे, यानी जीवन साथी से मतभेद, मन मुटाव की स्थिति बढ़ जाए। यहां देखिए ये जो ग्रह है शुक्र से सातवें भाव में है। शुक्र जो कि वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन का कारक है, उसके सातवें में पापक ग्रहों का होना भी कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन के लिए बहुत शुभ नहीं होता। तो ये एक स्थिति यहाँ पर जरूर से कमजोर आती है। बाकी तो फिर इसमें शनि का प्रभाव भी सप्तम भाव पर है, मतलब यहाँ सप्तम के कारक शुक्र पर भी है, तो शुक्र यहाँ कुछ ज्यादा प्रकार से पीड़ित हो रहा है, कमजोर हो रहा है, जो कि जातक को जीवन में वैवाहिक सुख में कमी लाता नजर आ सकता है। फिर एक और जो यहाँ पर बात देखने योग्य है, जो प्रमुखता से आती है कि देखिए नवमांश के सप्तम का स्वामी मंगल है, जो कि नीच राशि में स्थित है। मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि नवमांश के सप्तम भाव का स्वामी अगर नीच राशि में हो तो ये भी स्थिति दर्शाती है कि देर सवेर ही सही व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में विच्छेद या वैवाहिक सुख से वंचित होना पड़ जाएगा, कहीं ना कहीं विवाह में विच्छेद आने की संभावना बनी रहती है। फिर एक और सूत्र मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि सप्तम का स्वामी जो लग्न कुंडली का है, वो अगर नवमांश के त्रिक भावों में होता है तो भी वैवाहिक जीवन के लिए खराब होता है। और लग्न कुंडली का सप्तमेश नवमांश में नीच राशि में भी होगा तो भी ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता, वैवाहिक जीवन का सुख पूर्ण रूप से व्यक्ति को नहीं लेने देता, तो ये खराबी यहाँ पर आ सकती है। बाकी तो अगर आप देखेंगे बुध की दशा चल रही है, अब बुध लग्न में है तो थोड़ी चिंता तनाव देने का काम करे, लेकिन जीवन काल में सुख सुविधा के लिए अच्छा रहेगा। हाँ ये है कि बुध में जो राहु का समय चल रहा है, ये समय इतना अच्छा नहीं कहा जाएगा, ये शत्रु विरोधी बढ़ाने वाला, व्यर्थ में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने वाला, और ये 29 अगस्त 2025 तक चलने वाला है, इसलिए थोड़ा सा लंबा समय है, जो कि खराबी वाले प्रभाव को दर्शा रहा है इनके वैवाहिक, पारिवारिक और कहीं ना कहीं धन आदि के जीवन के लिए भी, करियर के लिए भी थोड़ा सा कमजोर माना जाएगा, क्योंकि राहु की दशा से ये दोनों का ग्रहों का योग जो है एक्टिव हो गया है, जो कि इनको चिंता देने का काम ज्यादा कर सकता है। फिर इसमें और मैं अगर आपको कहूं तो इसमें एक बात आप देख पाते होंगे कि जैसे बुध से छठे भाव में राहु है, तो ये षडाष्टक दशा आ रही है, जो कि इतनी अच्छी नहीं होती, ये भी थोड़ा खराब प्रभाव ही प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये थोड़ी सी कमजोरी वाली स्थिति है। इस समय पर जातक को मानसिक चिंता अधिक रहे, टेंशन रहे, ये बातें थोड़ी बढ़ सकती है। और यहाँ पर हालांकि मैं यही कहूंगा कि देखो गुरु का प्रभाव फिर भी जिस तरह का है, ये गुरु बचाव करेगा तो धीरे धीरे करके वैवाहिक जीवन या पारिवारिक जीवन या संतान से सुख, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी है ये शुक्र गुरु, तो संतान से सुख ये कहीं ना कहीं प्रदान करने का कार्य करेगा, जो कि मैं समझता हूँ अच्छा है, कम से कम इन्हें सुरक्षा प्रदान करने वाला प्रभाव दे रहा है, तो ये एक अच्छी बात है, कम से कम इन्हें तो परेशानियों से बचाएगा। बाकी तो इनको अभी राहु के लिए एक ही काम करना चाहिए, ये मकर राशि में है और छठे भाव में है। छठा भाव सफाई कर्मचारी हो गए, मकर राशि के अनुसार है तो दान करना कुछ खाने की वस्तु का वो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर जातक को कुछ भी खाने की वस्तु का दान समय समय पर करते रहना चाहिए, वो भी किसी सफाई कर्मचारी को अगर व्यक्ति करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर एक और काम यहाँ पर आता है मकर राशि के हिसाब से कि मकर राशि में भी देखा जाए तो जल का प्रभाव है थोड़े, तो ऐसी स्थिति में जातक को राहु से जुड़ी वस्तु यानी जौ, जो आप जानते हैं जौ जो होती है राहु के लिए देखी जाती है, उसको थोड़ा सा दूध में डालकर अगर जल में प्रवाहित ऐसा व्यक्ति करे तो उससे राहु का प्रभाव अच्छा मिलता है। जिसकी दशा है उसका प्रभाव थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि जातक के लिए जीवन में शुभ प्रभाव बनने लग जाएगा, तो ये काम कर लेना चाहिए। बाकी तो धीरे धीरे जो आगे की दशाएं है, जैसे बुध में गुरु लगेगा, वो एक अच्छी दशा रहेंगी यहाँ सुखों के लिए भी, घर परिवार के लिए भी, और जीवन में भी सकारात्मक असर देने का काम करेंगे, जो कि अच्छी बात है, जीवन के लिए शुभ प्रभाव देने वाला परिणाम बन जाएगा। तो यानी मैं कहूँ कि स्थिति ठीक ही है आगे के लिए, तो बस अभी कुछ उपायों से जुड़े रहे तो ठीक रहेगा।
बाकी आप प्रिय दर्शकों अगर इनके विषय में कुछ बताना चाहे तो आपका स्वागत है, आप इनकी कुंडली के विषय में अवश्य से बता सकते हैं। बाकी हम चलते हैं अगली कुंडली की ओर। ये भी एक जातक की कुंडली आप देख पा रहे हैं। इस कुंडली में लग्न बना है कर्क और राशि बनी है मेष राशि। अब देखा जाए तो मंगल और चंद्रमा का यहाँ परिवर्तन जो साफ सुथरा नजर आता है। अब ऐसी अवस्था में व्यक्ति वैसे कई बार जन्म स्थान से दूर रहे तो अधिक जीवन में सफलता अर्जित कर पाता है। हालांकि मंगल केतु का योग क्या करता है, मन में कंफ्यूजन, चिंता। ऐसे मंगल के लग्न में होने से जोश या क्रोध की मात्रा कई बार बढ़ जाती है। लेकिन चंद्रमा का जो असर आता है, ये चंद्रमा इनको अधिक सोचने वाला, कंफ्यूजन में रहने वाला, थोड़ा अधिक तनाव लेने वाला प्रभाव दे सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए चंद्रमा केतु जो है ये साथ में है। हालांकि केतु से डिग्री में अंतर है, चंद्रमा के 20 डिग्री का अंतर है, लेकिन उसके बाद भी ये दोनों साथ में हो तो कई बार अधिक कल्पना, अधिक चिंता वाला प्रभाव देते हैं। नवमांश में राहु चंद्रमा हो ही गए हैं तो जो कि चिड़चिड़े स्वभाव में वृद्धि कर देते हैं। ऊपर से शनि की दृष्टि भी चंद्रमा पर आती है तो ये थोड़ा सा मानसिक तनाव या चिंता का प्रभाव बढ़ाने का काम करते देखे गए हैं। तो इसलिए ये कहा जाएगा कि जो चंद्रमा केतु का जो योग है ये थोड़ा सा यहाँ पर कमजोर है या थोड़ा सा यहाँ पर खराब प्रभाव देने वाला है। जो कि लग्नेश अगर कमजोर हो जाए तो जीवन में ये देखने को मिलता है कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए संघर्ष अधिक करना पड़ता है और जो मन में इच्छाएं होती है उनके लिए ज्यादा प्रयास करने पर परिणाम मिल पाता है। और कई बार चंद्रमा जब कमजोर हो तो ये देखने को मिलता है कि जातक जितना प्रयास करता है कोई भी चीज हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, उसमें कमी रह जाती है। और या फिर जैसे कोई एग्जाम देता है व्यक्ति तो वो एग्जाम में मेहनत तो पूरी करता है लेकिन कई बार शुरुआती समय पर एक दो नंबर से रह जाने वाला प्रभाव आ जाता है। या फिर मतलब जो प्रभाव लग रहा था कि अब तो बस व्यक्ति पास हो जाएगा और उसे अच्छी जॉब मिल जाएंगी, वहीं पर कुछ ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि व्यक्ति को ये देखने को मिलता है कि वो एक दो नंबर से रह गया या जो अच्छा उसे जॉब मिलना चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। इसी कुछ बातें एक दो बारी आ जाती है। हालांकि अभी सूर्य की दशा चल रही है। अब देखिए कोई भी ग्रह जो कि नीच राशि में होता है उसका असर थोड़ा सा कमजोर जीवन में जरूर से आता है। मतलब वो स्वयं कमजोर हो जाता है अपनी पूरी एनर्जी देने में। तो इस कारण से उससे लाभ लेने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। हालांकि देखो 2022 के समय पर मतलब ये 2023 के नवंबर से शनि लगा है। इसके पहले का जो समय था गुरु का, उस गुरु के समय पर अगर देखा जाए तो ऐसे योग जरूर थे कि जातक को सरकारी नौकरी मिलती या अच्छा पद सरकारी नौकरी मिल जाता। क्योंकि ऐसे योग वहां पर बहुत मजबूती से एक्टिव हुए थे। अभी अगर देखा जाए तो सूर्य में शनि चल रहा है जो कि एक अच्छा समय होता है सरकारी नौकरी के लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा कंफ्यूजन देगा, चिंता देगा, जिसलिए ऐसे में जो प्रयास व्यक्ति करना चाहता है उसमें कमी रह जाएंगी। तो अगर व्यक्ति अच्छे से प्रयास करे तो यहाँ सरकारी नौकरी का प्रभाव बनता है। क्योंकि लग्नेश और दशमेश का राशि परिवर्तन है जो कि एक श्रेष्ठ राशि परिवर्तन होता है। इससे मंगल का नीचे तो भंग भी होता है और परिणाम अच्छे देने वाली स्थिति बन भी जाती है। उस ऊपर से ये सूर्य जरूर रात का जन्म होने से कॉन्फिडेंस में कमी, थोड़ा सा मतलब चिंता या थोड़ा तनाव जैसा प्रभाव उत्पन्न करता है। और राहु के साथ है तो जैसे कुछ गलत आदतों को लगाना, झूठ बोलने की आदत देना, ये सब चीजें कई बार व्यक्ति को क्या करती है कि फिर पीछे कर देती है। तो इसलिए अगर व्यक्ति सात्विक रहे, सात्विक भोजन करे और फिर अच्छी मेहनत करे, सफलता मिलती है। हालांकि यहाँ पर दशमांश कुंडली में तुला राशि उदय हुई है। तो तुला राशि उदय हुई है तो ऐसा कुछ काम करना जिसमें लोगों की सहायता कर सके, लोगों के काम आ सके। या फिर यहाँ पर शिक्षा से जुड़ा चतुर्थ भाव अगर देखा जाए तो शिक्षा से जुड़े काम के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो यहाँ 4 ग्रह बैठे भी है चतुर्थ भाव में। ऐसी अवस्था में अगर व्यक्ति चतुर्थ भाव से जुड़ा कोई काम करे, यानी शिक्षा से जुड़ा कोई काम करे, टीचिंग आदि के लिए प्रयास करे, तो सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएंगी और जातक एक अच्छी स्थिति में कार्य कर पाएगा, अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाएगा। और विशेषकर अभी सूर्य में शनि के अंदर, फिर सूर्य में केतु और शुक्र, ये जो 2 समय रहेंगे सूर्य की दशा के, ये कुछ ऐसा प्रभाव दे रहे हैं कि अगर इसमें जातक प्रयास करेगा तो परिणाम अनुकूल जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा। बाकी तो फिर यहाँ पर जातक के प्रयास के ऊपर है। अन्यथा फिर वो देरी की बात करेंगे तो वो तो आगे की दशाएं भी फिर आगे है उसमें। लेकिन मेनली अभी का जो समय है वो सर्वश्रेष्ठ नजर आता है। जो कि हालांकि दशम भाव और लग्नेश दोनों के दोनों का एक्टिवेशन तो चंद्रमा में मंगल के अंदर होगा, जो कि अभी से तो बहुत दूर है। तो इसलिए यहाँ पर मैं कहूंगा कि जो केतु वाला समय है जो कि दशम में ही है, वो समय भी एक्टिवेशन दे रहा है मजबूती के साथ। और शनि दशम के कारक होते ही है, इसलिए उसको भी जोड़कर देखा जाए तो ये सारी स्थिति यही दर्शा रही है कि इस समय पर ही अगर केतु के अंदर, शनि के अंदर जातक प्रयास करेगा तो परिणाम मिलने की जो अवस्था है बहुत मजबूत हो जाएंगी और जातक को शुभ स्थिति शीघ्र प्राप्त होगी। बाकी इस कुंडली में गुरु पंचम में है तो यानी व्यक्ति में ज्ञान, बुद्धि, विवेक अच्छा है। चतुर्थ में अधिक ग्रह होते हैं तो सुख आदि तो व्यक्ति को प्रदान करेंगे। तुला राशि में भी है
तो व्यक्ति को सुख, लग्जरी, सफलता ये सब मिलेंगी। हालांकि प्रयास लगेगा उसमें, क्योंकि देखिए राहु अधिकतर ग्रहों के साथ हो जाने से क्या होता है कि राहु शुभ हो जाता है, लेकिन राहु के शुभ होने से बाकी ग्रह कमजोर हो जाते हैं। इस कारण से व्यक्ति को फिर कोई भी काम के लिए अधिक एफर्ट लगाने पड़ते हैं और जीवन में उतार चढ़ाव जैसा प्रभाव मिलता है, एक जैसा प्रभाव नहीं मिल पाता। तो थोड़ी कमजोरी ये है। अगर इसे व्यक्ति ठीक करने के लिए अगर अपने सूर्य को बलवान करे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि सूर्य मजबूत हो जाने से पूरी कुंडली में बल आ जाएगा। और अभी दशा भी उसी की है, तो सूर्य चतुर्थ भाव में है, यहाँ तुला राशि में है, तो जनता में कहीं ना कहीं कुछ खाने की वस्तु बांटना, मीठी वस्तु विशेषकर लाल हो, मीठी हो, जैसे कोई लड्डू ले सकते हैं, कोई अन्य मिठाई लाल रंग की ले सकते हैं, उसे बांटना बहुत बढ़िया रहता है यहाँ पर। इसके अलावा मैं कहूँगा अब वो चाहे तो समय समय पर रविवार रविवार बांट सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि कुछ पर्टिकुलर समय पर, जैसे पूर्णिमा हुई या अमावस्या हुई, इन दिनों पर भी बांटा जा सकता है। वो लोगों के बीच में, मतलब कोई भी आसपास मंदिर के आसपास बैठे हो या अन्य कोई जरूरतमंद व्यक्ति दिखते हो तो उन्हें कुछ दिया जा सकता है, तो ये बढ़िया रहेगा। इससे सूर्य का प्रभाव भी अच्छा होगा और जातक को सूर्य की स्थिति से जीवन में शुभ असर प्राप्त होगा, और फिर सरकारी नौकरी प्राप्त करना हो तो शुभ स्थिति बन पाएंगी। हालांकि मैं बता चुका हूं कि यहाँ पर जो ये परिवर्तन है ये ही शुभ एक प्रभाव ज्यादा दे रहा है। ये चंद्रमा, केतु और सूर्य की कमजोर अवस्था तो व्यक्ति को मतलब केवल संघर्ष दर्शा रही है। अगर सरकारी नौकरी के लिए देखा जाए तो व्यापार के लिए कुंडली ज्यादा मजबूत बनती है, क्योंकि यहाँ पर शनि अपनी राशि में है, और ये जो अगर आप दशमांश देख रहे हैं तुला राशि का है, तुला राशि भी कहीं ना कहीं व्यापार को दर्शाती है। वो भी ऐसा व्यापार जो घर से जुड़ा हो, जमीन से जुड़ा हो, या फिर घर में सजावट की वस्तु है होती है, घर में ही कोई ना कोई काम करना हो, लोगों के बीच में कोई काम करना हो, लोगों को कोई सप्लाई करना हो, फूड वगैरह से जुड़ा कोई काम करना हो, ये सारे काम इसमें अच्छे आते हैं। इनसे जुड़कर व्यक्ति को लाभ अच्छा मिल सकता है। तो ये खुद के व्यापार के लिए बात बता दी मैंने। बाकी जब तक जैसे आगे बढ़ेगा वैसी सफलता उससे प्राप्त हो जाएंगी। बाकी कुंडली के योग ठीक है, अच्छे है, धीरे धीरे मेहनत के साथ, क्योंकि देखो अष्टम के शनि के बारे में मैंने कहा है कि ये आयु तो लंबी करता है लेकिन संघर्ष भी बढ़ा देता है। तो संघर्ष रहेगा कुंडली के अनुसार, लेकिन फिर भी जैसे जैसे व्यक्ति मेहनत करते जाएगा वैसे वैसे परिणाम मिलते जाएगा। ये शनि 32 वर्ष की आयु में अच्छा लाभ करवाता है, या फिर वहां से भाग्योदय जैसा प्रभाव उत्पन्न करता है, तो ये भी अच्छा रहेगा जातक के लिए, जो कि अच्छा ही है। फिर इसके बाद अगर हम अगली कुंडली की ओर बढ़े, आप भी अगर प्रिय दर्शकों इन कुंडली के बारे में कोई बताना चाहे आप बता सकते हैं, और अगर अध्ययन करवाना चाहते हैं तो मैंने जैसा कहा आपको कि आप कमेंट कर दीजिए, प्रत्येक वीडियो में करेंगे, जल्दी संभावना बन जाएंगी। अब ये देखिए तीसरी कुंडली ये है। इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए लग्न बना है धनु, राशि बनी है मकर राशि। लग्नेश और देखा जाए तो राशि के स्वामी में बहुत अधिक मित्रता तो नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो कम से कम ठीक प्रभाव देते हैं ये। अब इसमें एक बात है कि देखो लग्न में सूर्य बुध जैसे ग्रह है, जो कि बहुत बढ़िया होते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य भाग्य का स्वामी है, बुध भी केंद्र का है। हालांकि यहाँ केंद्र में हो जाने से इसका प्रभाव कमजोर होगा और डिग्री वाइज भी थोड़ा कमजोर आ रहा है, लेकिन ये सूर्य बुध का यहाँ पर योग होना ये निश्चित ही इस लग्न के अंदर अच्छा प्रभाव देने वाला है, जातक को अच्छी उन्नति देने वाला है। ये अवश्य है कि देखो गुरु जो लग्न का स्वामी है 12वें भाव में है, शुक्र के साथ में है। हालांकि शुक्र कारक होता है, लेकिन लग्नेश 12वें में होगा तो ये भी संघर्ष वाला प्रभाव तो बढ़ा देता है। व्यक्ति को मेहनत अधिक करना पड़ती है, थोड़ा संघर्ष का सामना अधिक करना पड़ता है। फिर यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो 12वें भाव का स्वामी है मंगल, वो भी कुंडली के नवम भाव में है और ये पंचम का भी स्वामी होता है। तो देखिए मंगल का नवम में होना वैसे तो खराब नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये मंगल यहाँ पर जातक की वक्री है तो जातक को थोड़ा कंफ्यूजन में रख सकता है। मतलब जातक को थोड़ा मतलब अधिक मेहनत करना पड़े कोई भी कार्य के लिए, उस तरह की बातें बढ़ सकती है। हालांकि देखिए शनि मंगल दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ऐसी अवस्था में टेक्निकल फील्ड से जोड़ने के लिए भी अच्छा होता है, वाहन से जमीन से जुड़कर काम करने के लिए भी अच्छा होता है। जातक को यानी मजबूती प्रदान करता है कि वो कोई भी काम ऐसा जिसमें कुछ या तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो, ट्रेवलिंग करना हो, या फिर इसमें आईटी फील्ड से जुड़ा कोई काम हो, वो सब कार्यों के लिए व्यक्ति बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर एक और जो बात है जिस पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए वो ये है कि देखिए जातक का कुछ दिनों पूर्व एक्सीडेंट होता है। कुछ दिनों पूर्व से मेरा मतलब है 23 अप्रैल से। 23 अप्रैल जो अभी पूर्व में बीती है, जातक का उसी समय एक्सीडेंट होता है। अब अगर देखिए मैं आपको बता दूं, एक्सीडेंट के लिए देखा जाए तो पहली बात यह है कि मंगल का संबंध केतु से या शनि से आना चाहिए। अब भले अष्टम भाव से नहीं भी आए, लेकिन इन दो ग्रहों से तो आना ही चाहिए। अब शनि से तो कनेक्शन है, केतु से भी कनेक्शन यहाँ पर बनता है। ऐसी अवस्था में ये कुंडली में योग तो है कि चलो एक्सीडेंट होने की संभावना बनती है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि व्यक्ति का हमेशा एक्सीडेंट होता रहेगा। उसके लिए कुछ पर्टिकुलर दशा आदि होनी चाहिए, और दशा में मुख्यतः आप देखेंगे कुंडली का छठा भाव, 8वां भाव या 12वां भाव, ये उत्तरिक भाव जिन्हें कहा जाता है, इनका एक्टिवेशन
व्यक्ति को एक्सीडेंट जैसी घटना का प्रभाव देता है। अब आप देखिए अभी वर्तमान में जातक को शुक्र की अंतर्दशा है। शुक्र से क्या है, छठा भाव, 12वां भाव, ये दोनों भाव एक्टिव होते हैं क्योंकि शुक्र 12वें भाव में है। अब यहां पर एक बात देखिए कि जैसे ही यहां पर कुंडली का अष्टम भाव एक्टिव हो जाता है, जातक का एक्सीडेंट हो जाता है। अब अष्टम भाव कैसे एक्टिव होता है, यहां देखिए 3 अप्रैल से जातक को चंद्रमा का प्रभाव चालू हो गया। अब चंद्रमा के चलते क्या हुआ कि जातक का अष्टम भाव भी एक्टिव हो गया। इन तीनों ग्रहों के प्रभाव से एक्सीडेंट जैसी घटना यहां पर घटित हुई। अब जब तक ये चंद्रमा रहेगा तब तक जातक को इससे जुड़ी पीड़ा भी रहेगी, मतलब जो रोग आदि हुए हैं या जो उससे जो चोट लगी होंगी उसे पूरी तरह रिकवर होने में यहाँ जो जुलाई तक का समय है वो ये चंद्रमा ले आएगा। उसके बाद चूंकि मंगल लगेगा तो मंगल में कार्य की अवस्था, मंगल में आगे बढ़ने की स्थिति, और चूंकि ये मान सम्मान वाला प्रभाव या फिर एक अच्छी पोजीशन को बढ़ावा देता है तो ये देखने को मिलेगा शुक्र मंगल के अंदर जातक को लाभ हो, सफलता मिले और वहां से वापस से जातक अपने नॉर्मल जीवन को जी पाए और एक अच्छी मजबूत स्थिति में पुनः आ जाए। तो ये बात यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल सकती है। बाकी जैसा मैंने कहा कि अगर एक्सीडेंट आपको कुंडली में देखना हो तो उसके लिए ही देखिए कुंडली का जो मतलब त्रिक भाव है मुख्यतः, वो त्रिक भाव का एक्टिवेशन ही एक्सीडेंट का कई बार अधिकतर योग बनाता है, ये आपको समझना चाहिए। इसके अलावा तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि जो कुंडली के योग है जैसे गुरु शुक्र का 12वें भाव में होना, अब आप देखिए गुरु शुक्र जब 12वें भाव में होते हैं तो ये जो स्थिति निर्मित करते हैं ये कोई विशेष खराब ग्रह नहीं होते, दोनों के दोनों ये यहाँ जातक को अच्छा परिणाम ही प्रदान करते हैं और एक शुभ स्थिति ही देने का काम करते हैं, तो इसलिए ये अच्छी स्थिति है। फिर अब जातक के हम मुख्य प्रश्न की ओर चलते हैं। कुंडली के ग्रह योग तो आप देख रहे हैं ज्यादा कोई विशेष खराब नहीं कहे जाएंगे, अच्छे कहे जाएंगे, ठीक कहे जाएंगे। जातक के मुख्य प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि जातक का मुख्य प्रश्न है विवाह से जुड़ा। अब हम आते हैं विवाह वाले प्रश्न पर। सबसे पहले देखिए विवाह के लिए हम सबसे पहले दशा का वैसे चयन होना चाहिए और पहले ये देखना चाहिए कि यहाँ पर देरी के योग है जल्दी के। अब देखिए लग्न जो सप्तम का स्वामी है लग्न में है, यहाँ पर ये अस्त हुआ है सूर्य से, प्रभाव ठीक है उसका, लेकिन सप्तम को दिख भी रहा है तो इसलिए ठीक ठाक आयु में मतलब थोड़ा देरी करवाएगा। जब भी सप्तम में शस्त हो जाए तो देरी होती है लेकिन फिर भी एक ठीक आयु में आजकल के समय के अनुसार विवाह करवाता है। अब देखा जाए तो वर्तमान में राहु में शुक्र की दशा है। शुक्र विवाह का कारक होता है, काल पुरुष के सप्तम भाव का स्वामी होता है, इसके कारण शुक्र की दशा में विवाह होना स्वाभाविक है या इस समय विवाह हो जाए ये ज्यादा नजर भी आता है। तो ऐसे में समय हमारे पास आ गया कि विवाह होगा इनका 8/2023 से 8/2026 के बीच में। ये जो अगस्त 23 से अगस्त 26 के बीच का समय है इस समय विवाह होगा, लेकिन इस समय में कब होगा उसके लिए आइए और हम इस पर प्रत्यंतर दशा पर चलते हैं। देखिए सबसे पहले मैं विवाह का योग आपको कैसे देखना है वो बताता हूं। सबसे पहले आप देखिए जब भी आप कुंडली में देखें विवाह के लिए लग्न के स्वामी की, सप्तम के स्वामी की या 12वें भाव के स्वामी की या तो अंतरदशा हो या प्रत्यंतर दशा हो या सूक्ष्म दशा हो, इन तीनों में से कोई भी दशा चलेंगी तो उस समय जातक के विवाह के योग बनेंगे। इसमें शुक्र को बाय डिफॉल्ट आपको लेना है क्योंकि वो विवाह का कारक है। राहु केतु को तब लेना है जब वो इन भाव के स्वामी से कनेक्शन में हो। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ बुध राहु के साथ होता तो हम अगर राहु की दशा आती तो राहु को भी यहाँ पर लेते, राहु को भी कंसिडर करते। अब अगर हम देखें तो इस समय पर यहाँ पर जातक को जो दशा चल रही है वो शुक्र की है, तो शुक्र को तो हमने ले लिया कि चलो शुक्र तो विवाह दर्शा रहा है। दूसरे नंबर पर हम प्रत्यंतर में गए। अब चंद्रमा जो कि अष्टम का स्वामी है, चंद्रमा यहाँ विवाह नहीं दर्शा रहा। फिर मंगल, मंगल को देखा जाए तो मंगल यहाँ पर कारक है, 12वें भाव का स्वामी है, लेकिन ये दशा आ रही है 3 जुलाई से 5 सितंबर के बीच में। एक और बात देखिए कि यहाँ पर चंद्रमा जो है ये मतलब मकर राशि में है, जातक की कुंडली से 1 मई के बाद गुरु का गोचर यहाँ पर होगा जो कि वृषभ राशि में है। यहां इसके आधार पर क्या निकल के आता है कि इसके कारण जातक का विवाह जब तक वृषभ में गुरु रहेगा तब तक होने के चांस थोड़े कम बनते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं ही होगा, लेकिन थोड़े योग कम बनते हैं। अब मंगल की जो दशा लगने वाली है 3 जुलाई से 5 सितंबर की, छोटा समय है, इसलिए यह कहा जाए कि नहीं इसी बीच में जातक का विवाह हो जाएगा, ये थोड़े कम योग बनते हैं क्योंकि लगातार कंटिन्यू दशा अगर अच्छी चले तो प्रभाव बनता है कि विवाह के योग वहां मजबूत हो जाते हैं। या जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि ये जो मंगल का समय है इसमें पक्का हो जाए और जाके गुरु की दशा में विवाह हो जाए, क्योंकि योग इसी प्रकार के होने चाहिए। और ये जो मैंने तीनों का योग बताया, लग्ने, सप्तमेश और 12वें का, ये चंद्र कुंडली से भी मैच कर सकते हैं। किसी एक से ही प्रभाव देगा, लेकिन आप दोनों में से किसी भी एक पर मिलाकर देखिएगा तो आपको सटीक मिलेगा। अब जैसे अभी की बात करें, यहां पर इन्हें शुक्र का प्रभाव है,
अब अगर देखा जाएगा तो यहां पर गुरु का जो असर आता है, गुरु क्यों बोल रहा हूं मैं, देखिए अगर हम लग्न कुंडली से देखें तो गुरु यहां लग्न का स्वामी है, चंद्र कुंडली से देखेंगे तो 12वें का स्वामी है। दो प्रकार से गुरु यहां विवाह दर्शा रहा है, दोनों ही लग्न कुंडली से भी और चंद्र कुंडली से भी गुरु जो है विवाह को दर्शाता है कि मैं जब भी दशा में आऊंगा विवाह करवाऊंगा। नवमांश के सप्तम का स्वामी भी है तो गुरु इसमें और मजबूत हो गया। तो ऐसी स्थिति में समय निकल के आया कि जब ये गुरु लगेगा, यानी 17 फरवरी 2025 से 13 जुलाई 2025 तक का समय, इस बीच विवाह ये गुरु करवाएगा। तो इस बीच जातक का विवाह होना चाहिए। अब ये हम आ गए यहाँ पर जातक के विवाह में प्राण दशा, अपने सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा तक। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर सूक्ष्म दशा की ओर। हम पहले गुरु पर चलते हैं, गुरु से हम देखते हैं सूक्ष्म दशा कब आती है। अब सूक्ष्म दशा में वही ग्रह आने चाहिए, या तो यहाँ अगर चंद्र कुंडली से देखें तो शनि आना चाहिए, या फिर यहां अगर देखेंगे चंद्रमा आना चाहिए, और लग्न कुंडली से जो मैंने योग कहा कि बुध, या फिर यहां पर आप देख पा रहे हैं मंगल। अब अगर हम देखें तो शनि और बुध ये यहां पर लगातार आ रहे हैं। हालांकि उस समय पर देखा जाएगा कि गुरु यहां वृषभ में ही रहेंगे। हालांकि वृषभ के गुरु भी ये दोनों ग्रह को एक्टिव करेंगे, जो कि विवाह के लिए तो अच्छे हैं। तो ऐसे में इतना खराब प्रभाव तो नहीं है। यानी अगर देखा जाए प्रारंभ में विवाह के लिए, तो यहाँ ये जो समय रहेगा ये एक मजबूती समय दर्शा रहा है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो ये बुध वाला जो समय है 31 मार्च 2025 से 21 अप्रैल 2025 तक का, ये समय थोड़ा अधिक मजबूत है। यहां पर चूंकि केतु मंगल की राशि में है तो केतु भी मंगल को कैंसिल मतलब जोड़ सकता है। मंगल चूंकि विवाह दर्शा ही रहा है। ऐसी स्थिति में यह कहा जाएगा कि जातक का विवाह 2025 में, यानी अगले वर्ष में, इस अप्रैल से लेकर के ये बोल सकते हैं कि जब तक यहां पर शुक्र का समय चलेगा मई तक का, ये बीच होने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। उसके बीच भले यहाँ शनि में गुरु में पक्का हो जाए, अच्छा रिश्ता मिल जाए, उसके बाद जब तक विवाह कर ले, ये बातें बढ़ सकती है। विवाह की एक और बात देखी जाए तो यहाँ पर सप्तम का स्वामी बुध है, तो ऐसे में ज्यादा दूरी पर विवाह हो ये संभव नहीं लगता। विवाह पास में होगा, 50-60 किलोमीटर में हो, उसी शहर आदि में हो जाए, ये बात भी देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा ये कहा जाएगा कि चूंकि बुध का असर यहाँ भी आ रहा है, तो जो जीवन साथी मिले उनका स्वभाव थोड़ा सा मतलब अधिक बोलने का रहे, चंचल स्वभाव रहे, लेकिन ये देखने को मिला ज्ञान अच्छा रहेगा, थोड़ा जिद्दीपन रहेगा स्वभाव में, लेकिन अच्छा स्वभाव रहेगा। इसके अलावा सभी को साथ लेकर चलने वाली स्थिति भी रहेगी। इसके अलावा ये बोल सकते हैं कि थोड़ा मतलब हंसी मजाक करने का स्वभाव ज्यादा रहे, और थोड़ा बात बात पर गुस्सा हो जाने वाला स्वभाव रहे, जो एक बालक का स्वभाव होता है उस तरह की बातें बढ़ सकती है। बाकी ये देखने को मिलेगा कि तालमेल ठीक रहेगा। कुंडली के योग इस प्रकार के हैं कि जो प्रभाव अच्छा देंगे। हालांकि मैं आपको एक योग बता चुका हूं, जो मैंने आपको बताया था कि अगर गुरु और शुक्र ये दोनों के दोनों त्रिक भाव में बैठे हो तो पहले तो ये जातक का विवाह होने नहीं देते, एक बार विवाह हो जाए तो विवाह को टिकने नहीं देते। इस कारण से जातक को ये ध्यान तो रखना है कि विवाह जब भी करे सोच विचार कर करे, कुंडली मिलान करके करे, जल्दीबाजी में विवाह न करे, क्योंकि उससे जातक को परेशानी आने की संभावना बढ़ सकती है, ये इस योग के कारण। हालांकि दोनों ही गुरु और शुक्र 12वें भाव में ठीक ही होते हैं, लेकिन फिर भी ये विचार करने योग्य बात है कि यहाँ जल्दीबाजी में विवाह करना जातक को परेशानी में डाल सकता है, तो उससे जातक को बचना चाहिए। बाकी तो फिर जब आगे अन्य जातक जिससे विवाह करेगा उनकी कुंडली में योग अच्छे हुए, विवाह विच्छेद के कोई योग नहीं होंगे, तो प्रभाव भी अच्छा मिलेगा। इस समय अवधि पर विवाह हो जाएगा। भले राहु देरी करता है, लेकिन परिणाम मिल जाएगा राहु में शुक्र के अंदर ही, और सारी स्थिति जातक के लिए सेटल हो जाएंगी। तो ये कुछ प्रभाव जातक के विवाह के लिए बनता है। बाकी तो आपको क्या लगता है, आप इनके विषय में जो बताना चाहे, आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज इन तीन ही कुंडली का लेकर अध्ययन में उपस्थित हुआ था। आप भी अपनी कुंडली का अध्ययन कराने के लिए डिटेल्स कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।